नमस्कार साथियों। आज जिस कवि की कविता मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, उन्होंने ना सिर्फ मेरी पीढ़ी को बल्कि मुझसे पिछली पीढ़ियों की कविताओं को भी काफ़ी प्रभावित किया है। यानी ऐसा शायद ही कोई कवि होगा जो 70 या 80 के दशक के बाद से जिसने लिखना शुरू किया होगा और जो उनसे प्रभावित नहीं हुआ होगा। इतनी विविधता, इतनी तमाम विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं और कविता को देखने की जो उनकी दृष्टि है वो आज के दिन में हिंदी कविता की मुख्य दृष्टि बन गई है। वो कवि हैं केदारनाथ सिंह, जो 2 साल पहले हमें छोड़कर चले गए और इतनी सारी कविताएं देकर गए और इतनी अद्भुत कविताएं देकर गए जो हिंदी साहित्य संसार को शायद हमेशा के लिए समृद्ध करती रहेंगी। तो जब ये तय करना था कि उनकी कौन सी कविता पढ़ी जाए, तो ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस पर किसी एक कविता पर आकर अटकना। लेकिन मैंने सोचा कि जिस कविता जो कविता मुझे सबसे ज़्यादा याद है उनकी, जिस कविता से जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और जब मैं उनकी कविताओं के बारे में सोच रहा था तो जिस एक कविता पर मेरा भी मन आकर अटका, मैं वही कविता आपके साथ साझा करूँगा। ये कविता है अड़ियल सांस। ये कविता उनके अकाल में सारस संग्रह से ली गई कविता है। ये साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित कृति थी, संग्रह था जिसकी कविता है ये अड़ियल सांस। तो मैं आपको कविता पढ़कर सुनाता हूँ। अड़ियल सांस। पृथ्वी बुखार में जल रही थी और इस महान पृथ्वी के एक छोटे से सिरे पर एक छोटी सी कोठरी में लेटी थी वह, और उसकी सांस अब भी चल रही थी। और सांस जब तक चलती है, झूठ, सच, पृथ्वी, तारे सब चलते रहते हैं। डॉक्टर वापस जा चुका था, और हालांकि वह वापस जा चुका था, पर अब भी सबको उम्मीद थी कि कहीं कुछ है जो बचा रह गया है नष्ट होने से। जो बचा रह जाता है, लोग उसी को कहते हैं जीवन। कई बार उसी को काई, घास या पत्थर भी कह देते हैं लोग जो भी कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ जीवन हमेशा होता है। तो यह वही चीज़ थी, यानी कि जीवन, जिसे तड़पता हुआ छोड़कर चला गया था डॉक्टर, और वह अब भी थी और सांस ले रही थी उसी तरह। उसकी हर सांस हथौड़े की तरह गिर रही थी सारे सन्नाटे पर। ठक ठक बज रहा था सन्नाटा, जिससे हिल उठता था दिया जो रखा था उसके सिरहाने। किसी ने उसकी देह छुई, कहा अभी गर्म है, लेकिन असल में देह या कि दिया कहाँ से आ रही थी जीने की आँच, यह जांचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर जा चुका था और अब खाली चारपाई पर सिर्फ एक लंबी और अकेली सांस थी जो उठ रही थी, गिर रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी। इस तरह एक अड़ियल सांस को मैंने पहली बार देखा मृत्यु से खेलते और पंजा लड़ाते हुए। तुच्छ, असह्य, गरिमामय सांस को मैंने पहली बार देखा इतने पास से। इस कविता के बारे में मुझे जो बात सबसे अधिक पसंद है, जो इस कविता को, अब जब मैं इस कविता के बारे में सोच रहा हूँ, वो यह है कि ये कविता जीवन के बारे में है, और जीवन के बारे में कविता लिखने के लिए उन्होंने विषय मृत्यु का चुना है। इस कविता में यह जो हिस्सा है, और सांस जब तक चलती है, झूठ, सच, पृथ्वी, तारे सब चलते रहते हैं। फिर आगे चलकर कई बार उसी को काई, घास या पत्थर भी कह देते हैं लोग। जीवन को ही पत्थर भी बुलाते हैं, क्योंकि पत्थर क्या है, अगर जीवन नहीं है तो पत्थर भी नहीं है। यानी पत्थर को पत्थर कौन बुलाता है? वही बुलाता है जो जीवित है ना। ऐसी बातें, यानी हम पूरी की पूरी जो, और जीवन का भी प्रतीक अंत तक सांस बन जाता है। हम देखते हैं पहले डॉक्टर जा चुका है, फिर धीरे धीरे लोग जो आसपास घेरे हुए हैं, वो धीरे धीरे उनका जिक्र खत्म हो जाता है। फिर धीरे धीरे सिर्फ एक दिए की बात रह जाती है कि दिया जल रहा है, और दिया और आदमी, जो औरत जिसकी
छोटी सी कोठरी में लेटी थी वह, तो एक औरत है जिसकी जो जो अपने मृत्युशैया पर है। तो जो औरत वो और उसके सिरहाने रखा दिया, और उसके बाद वो औरत भी गायब हो जाती है, सिर्फ सांस बची रह जाती है जो लेटी हुई है खाली चारपाई पर। एक लंबी सांस, अकेली सांस लेटी हुई है, और जो हथौड़ी की तरह बज रही है और गिर रही है और उठ रही है, और जीवन मृत्यु के साथ एक सांस पंजा लड़ा रहा है। कितनी अद्भुत अभिव्यक्ति है, कितने गजब का बिंब रचा है यहाँ पे केदार जी ने। तो ये जो पूरी की पूरी कविता है, ये मुझे लगता है कि जीवन के पक्ष में लिखी गई हिंदी की महानतम कविताओं में से एक है, और उसे भी मृत्यु शैया पर लेटी एक औरत के बहाने के सहारे कहना, ये सिर्फ केदार जी से ही संभव था। तो ऐसी कई कविताएं हैं उनके इस संग्रह में। जैसे एक और कविता है, इसके बाद की ही कविता है यह भी, लेकिन यह मृत्यु नहीं है, इसका विषय इसमें भी जीवन की बात है, लेकिन यहाँ पे मृत्यु और बड़ा विषय है, यानी मृत्यु इसका मूल विषय है। ये कविता है न होने की गंध। मैं ये कविता भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हालांकि संग्रह की कई सारी कविताएं हैं जो उनकी श्रेष्ठ कविताओं में से हैं, और आपको पढ़नी चाहिए अगर आपने केदार जी की कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मैं बस आपको एक और कविता पढ़ के सुनाता हूँ, और फिर हम आज के इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। न होने की गंध। अब कुछ नहीं था, सिर्फ हम लौट रहे थे। इतने सारे लोग सिर झुकाए हुए चुपचाप लौट रहे थे, उसे नदी को सौंप कर, और नदी अंधेरे में भी लग रही थी पहले से ज्यादा उदार और अपरंपार। उसके लिए बहना उतना ही सरल था, उतना ही सांवला और परेशान था उसका पानी। और अब हम लौट रहे थे क्योंकि अब हम खाली थे। सबसे अधिक खाली थे हमारे कंधे, क्योंकि अब हमने नदी का कर्ज उतार दिया था। ना जाने किसके हाथ में एक लालटेन थी, धुंधली सी, जो चल रही थी आगे आगे। यूं हमें दिख गई बस्ती, यूं हम दाखिल हुए फिर से बस्ती में। हमारे आने पर भूखा नहीं एक भी कुत्ता, क्योंकि कुत्तों को सब मालूम था उस घर के किवाड़ अब भी खुले थे। कुछ नहीं था, सिर्फ रस्म के मुताबिक चौखट के पास धीमे धीमे जल रही थी थोड़ी सी आग, और उससे कुछ हटकर रखा था लोहा। हम बारी बारी आग के पास गए और लोहे के पास गए। हमने बारी बारी झुककर दोनों को छुआ। यूं हम हो गए शुद्ध, यूं हम लौट आए जीवितों की लंबी उदास बिरादरी में। कुछ नहीं था, सिर्फ कच्ची दीवारों और भीगी खपरेलों से किसी एक के ना होने की गंध आ रही थी।